बोला कितना टाइम कितना? अच्छा, तो कल सुबह तक करेंगे सब बोला है। धीरे धीरे करके सब एक निकल जाएंगे। चलिए सबको नमस्कार। नमस्कार। मैं चाहूंगी कि वो फोटो जरूर दिखाइए। इन बिटवीन हम लोग बातें करेंगे। तो जितनी यहाँ लेडीज़ बैठे हैं, जितनी जेंट्स बैठे हैं, मैं सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ, क्योंकि आप हमारी टीम में हैं, आप हमारे बच्चे हैं और आप हमारी बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो हम सभी का बहुत तहे दिल से स्वागत करती हूँ और बहुत दिल से मैं आप लोगों को प्यार करती हूँ, क्योंकि आप मेरी एक्सटेंडेड फैमिली है। और परिवार को कई बार होता है ना कि हम लोग दादा दादी बन जाते हैं, लेकिन बहुत दूर दूर हमारे बच्चे हो जाते हैं तो दिखाई नहीं देते, तो ऐसे कहीं ना कहीं फंक्शन में मिलते हैं, शादियों में मिलते हैं, कहीं कहीं मिलते हैं ना। तो आज ऐसे ही समझो कि हम लोग ऐसे मिले हैं। तो मैं चाहूँगी आप सभी लोग अपने लिए जोरदार तालियां बजाएं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने पहली बार मुझे देख रहे होंगे, बहुत सारे ऐसे जो दूर से देखा होगा, कभी उन्होंने पास से नहीं देखा होगा, ऐसे बहुत सारा होता है। हमारे साथ भी ऐसे ही होता था। मैं जब फ्लाइन आती थी तो हम लोग कई बार होता था उन्हें देखा ही होता, जैसे डार्लिंगन ल्यूरिगन आए हुए थे तो हम कभी मिले नहीं थे, सुधा जी मिली थी, लेकिन जब वो इंडिया में आए तो हम लोग मुलाकात हुई। तो मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ करूँगी कि हमारी स्टोरी क्या है और जब मैं आपको बताऊँ तब मुझे बताइएगा। मैं वैसे बेसिकली देहरादून से बिलोंग करती हूँ और मेरे फादर बहुत बड़े बिजनेसमैन हुआ करते थे और मेरी सारी एजुकेशन देहरादून से हुई। देहरादून का नाम सुना है आपने? Yes. बहुत सुंदर जगह है, पहाड़ों की रानी मसूरी जिसका नाम है, हरिद्वार वहीं पे पास है हमारे। तो सभी लोग कहते हैं ना जहाँ पर एक अमृत गिरा था तो उसमें से एक नगरी वो भी है। तो वहाँ से मेरा जन्म हुआ है और वहीं मेरी सारी एजुकेशन। और पढ़ते पढ़ाते हम लोग बॉम्बे पहुँच गए। काटू शॉर्ट में ही बताऊँगी। और सारे मतलब बहुत सारी नौकरी की है, पापा का बिजनेस भी संभाला है। मैं एट द 13 साल से मैं काम कर रही हूँ। 13 साल की उम्र में बच्चा बहुत छोटा होता है, पर मुझे नहीं पता, मेरे फादर ने मुझे तभी से अपने बिजनेस में इन्वॉल्व कर दिया था और मैं अपने फादर का बिजनेस संभालती थी। मुझे बचपन से उन्होंने एक जिम्मेदारी दी थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो एमबीए कहता है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। तो मैंने 13 साल की उम्र से सीख लिया था। तो हमारे घर में ना एक बहुत बड़ा गल्ला आता है, गल्ला समझते हो? Yes. पैसा आता था हमारे यहाँ ना, तो गाड़ियों का पैसा आता था। तो मेरे फादर हमेशा ना उसमें सब करेंसी होती थी, तो वो कहते थे इसका ना अलग अलग वो बनाओ, डिनोमिनेशन बोलते हैं जिसको ना, अलग अलग करेंसी को अलग अलग तरीके से रखते। तो मैं बचपन से वो रखती थी। तो दूसरी जिम्मेदारी वो देते थे मुझे कि जितने घर में हम लोग 5 बहन भाई हैं, तो मेरे फादर जो भी चीज़ लाते थे ना उसको कहते थे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करो। तो वो हमेशा कहते थे कि अपने बहन भाइयों को पहले दो फिर तुम लेना। तो हमेशा जैसे हमारे घर में सर्दियों के टाइम में मूंगफलियाँ आती हैं, सबको पता होगा मूंगफलियाँ क्या है, सिंगदाना जिसको बोलते हैं, पर वहाँ पे मूंगफलियाँ अलग होती हैं। तो वहाँ गज्जक और मूंगफलियाँ सर्दियों के टाइम में बहुत खाई जाती है, रात को, जनरली रात को खाते हैं। और जब गर्मियाँ होती हैं तो दशहरी आम आते हैं, तो वो कहते थे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करो। तो वहाँ डिस्ट्रीब्यूशन का काम भी मेरा ही होता था। तो मतलब फादर भी उसी को जिम्मेदारी देता है कि वो अपनी जिम्मेदारी लेना चाहता है। तो फादर समझ जाते हैं कि कौन सा बच्चा है जो मेरे पूरे परिवार को संभाल सकता है। वो इनडायरेक्टली उसको जिम्मेदारी देते हैं, डायरेक्टली नहीं दे सकते कि बाकी के बच्चे पूरा मान जाएंगे। तो वहाँ पर भी ऐसे इक्वली डिवाइड करके देते थे। अगर मूँगफली की ढेरी में अगर किसी के पास 10 आया, किसी पर 9 आया, तो मैं कोशिश करती थी सबको बराबर है, क्या भले मेरे पास कम आए। तो इस शुरू से ही आदत है कि मतलब अपने पे कम रहेगा चलेगा, लेकिन जिसको भी देना है बराबर दो। तो एक जिम्मेदारी ये थी। फिर मैं करते करते पढ़ाई भी कर रही थी, पढ़ाई के साथ साथ जॉब भी करती थी। 10वीं मैंने रिजल्ट नहीं आया था और मैंने नौकरी करनी शुरू कर दी। तो मेरी पहली तनख्वाह 100 रुपये थी। ये 85 की बात है। तो 100 रुपये की वैल्यू क्या है मुझे पता है। 100 रुपये से क्या क्या किया मुझे पता है। उससे मैंने अपनी बाकी की किताबें खरीदी, पढ़ाई करी, क्योंकि मैं बहुत इंडिपेंडेंट रही। मुझे कभी भी नहीं लगता था कि मैं अपने फादर मदर से पैसा लूँ, मुझे पसंद नहीं था। मुझे लगता था जब मैं कमा सकती हूँ तो मैं अपने फादर मदर से क्यों लूँ। तो मैं दिन में जैसे स्कूल से आने के बाद पढ़ाती थी, फिर मैं पढ़ती भी थी, ट्यूशन्स भी पढ़ाती थी। तो 85, 86, 87 में मैं 1400 से 1500 रुपये कमा लेती थी ट्यूशन पढ़ाने। उस समय की वैल्यू पता कितनी है? वो उस समय करीब आपके होंगे 20-25 हज़ार के पूरे।
एक पढ़ता हुआ बच्चा अगर कमा रहा है तो सोचो उसका भविष्य क्या होगा। तो मुझे नहीं पता था कि मैं एमबीए में आने वाली हूँ, मुझे ब्रिट सिस्टम मिलने वाला है, मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन परवरिश पहले से ही वैसी हो रही होती है। तो जब आप कभी अपने बच्चों को बड़ा कर रहे हो तो आपको परवरिश वैसी ही देनी है जैसे लाइक ए बिजनेस टाइकून बनने वाला है। आप उसके लिए वर्ड्स वो यूज़ करो एज अ पेरेंट्स। मैं पेरेंट्स की ही बात करूँगी। हमारे घर में स्थिति क्या है मैटर नहीं करता, स्थिति क्या हो सकती है वो मैटर करता है। तो अपने बच्चों को किस तरह से नर्चर करोगे वो इम्पोर्टेंट है। मैं आज अपने ग्रैंड सन के साथ में, मेरा 5.5 साल का पोता है, मेरे दोनों प्यारे बच्चे हैं आशी और आयुष, वो पूरे सिस्टम में पले बड़े हैं। जब हमने बिजनेस शुरू किया तो मेरी बेटी 6-7 साल की थी, बेटा मेरा 4-5 साल का था। ऐसा नहीं कि आपके बच्चे छोटे हैं तो आपने बिजनेस शुरू किया, हमने भी छोटे बच्चों के साथ ही किया। नौकरी है, नौकरी के साथ इस बिजनेस को बिल्ड किया। सुबह 10 बजे से 5 बजे तक नौकरी थी, नौकरी के बाद आके खाना बनाना, शाम को मीटिंग करना, ये रोज़ का हमारा रूटीन था। मैं आपको वर्क एथिक बताऊँगी अभी। तकलीफ सबकी लाइफ में है, तकलीफ को साइड में रख के अपने वर्क एथिक को आगे करो। कुछ समय के लिए भूल जाओ कि शरीर में दर्द है, तो देखोगे ना कुछ समय के बाद वो दर्द भी गायब हो जाएगा। कि जब दर्द होता है तो वो ध्यान रहता है, लेकिन जब आप उसके आगे कुछ और बड़ी चीज़ रख दोगे ना तो दर्द छोटा हो जाएगा। तो ऐसे मेरे साथ था। जब ये बिजनेस में आया तो मुझे माइग्रेन बहुत होता था, क्योंकि बहुत सारे काम थे। अंडरवेट थी मैं, बीमार रहती थी, बच्चे छोटे थे, कोई सपोर्ट नहीं था, कोई मदर इन लॉ नहीं थी, कोई नहीं था, इतने पैसे नहीं थे कि हम बाई रख सके, कुछ भी नहीं था। हो सकता हम आपसे भी ज़्यादा गरीब हैं उस समय, पता नहीं, हमें नहीं मालूम आपके बैंक में कितना, हमारे बैंक में पैसा ही नहीं था। तब इस बिजनेस को शुरू किया। लेकिन एक चीज़ समझ में आ गई, पंकज जी ने बिजनेस देखा, इन्होंने अच्छा काम किया कि मुझे सुधा जी से मिलवा दिया। उसी समय हमारे अपलाइन डबल डायमंड आए हुए थे, लूरिगन साहब, उनसे मिल लिए, पैटकॉफमैन से मिले, स्मितानिया से मिले, सुधा जी से मिले। इतने सारे अपलाइंस को देखने के बाद एक विश्वास पैदा हुआ। जिस विश्वास को लेने आप आए, वो हो सकता है आपको उसको कुछ ऐसा ग्लैमर चाह रहे होंगे कि भाई पता नहीं क्या मिलने वाला है यहाँ पर। यहाँ पर आपको एक ही चीज़ मिलेगी, वो है होप। क्या बात, होप से वंचित नहीं रह सकते आप। और होप ही आपका एक बहुत बड़ा फ्यूल होगा जो आपकी गाड़ी को चलाएगा। तो आप यहाँ से होप लेके जाने वाले हो, और वो होप लेकर के हमने बिजनेस को बिल्ड किया। हमें एक चीज़ समझ में आ गई, अगर ये लेफ्टिनेंट कर्नल यहाँ पर आ करके बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं इंडिया में, तो इसका मतलब बिजनेस तो बहुत बड़ा है। वरना यूएस में तो डॉलर है, हमारी इंडिया में तो करेंसी ही रुपीज़ है, रुपीज़ तो बहुत छोटा है। तो अगर वहाँ से डॉलर वाला बंदा रुपीज़ के लिए बात कर रहा है तो इसका मतलब बिजनेस तो कुछ है। ऐसा नहीं कि नासिक में नहीं होगा, धुले में नहीं होगा, जालना में नहीं होगा, करेंसी सबकी बराबर है, बस आग बराबर चाहिए। आग बराबर चाहिए। शहर से मायने नहीं रखता, शहर के इंसान से मायने रखता है कि आप क्या बनने वाले हो। शहर से पहचान नहीं होनी चाहिए, आपके नाम से शहर की पहचान होनी चाहिए। तो हम लोगों ने इस बिजनेस में धीरे धीरे करते 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 फटाफट सीखना शुरू किया। समय तेज़ी से भाग रहा था, लेकिन हमारे अंदर जो फायर थी वो हमें कर्जा उतारने की फायर थी कि ये कर्जा हो गया है, उसे कैसे करें। यंग एज थी बहुत, एट द 30 एग्जैक्ट 30 एज की थी मैं, तब हम इस बिजनेस में आए। आज 58 कंप्लीट हो जाएंगे, 28 साल पूरे हो जाएंगे, यानी एकदम यंग एज में हम इस बिजनेस में आए। और हम लोगों के यंग ड्रीम थे, बहुत फ्यूल था अपने अंदर, बहुत फायर थी, और हम लोगों ने कुछ नहीं इफ़ बट तो मैं कभी पूछा ही नहीं, सवाल तो मैं कभी किए ही नहीं, क्योंकि सवाल करने का टाइम नहीं। बस एक ही फोकस दिख रहा था कि हमें बिजनेस से पैसा मिलने वाला है और हम कर्जे से फ्री होने वाले हैं। बस एक ही चीज़ दिखाई देता था, बाकी कुछ दिखाई नहीं देता था। कितने थक रहे वो भी नहीं दिखाई देता था, शादी घर में हो रही है वो भी दिखाई नहीं देती थी। हमारी मैरिज एनिवर्सरी निकल जाती तो हमें अगले दिन याद आता था कि अरे कल तो मैरिज एनिवर्सरी थी, वो भी याद नहीं रहता था। फोकस, आपको सबके बर्थडे याद है, तो अपने भी याद नहीं रहते थे। इतना फोकस थे हम लोग, करते करते सुधा जी के पीछे 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 पीछे, क्योंकि सीखने के लिए कुछ नहीं था, कैसेट नहीं थी, सिस्टम नहीं था, मीटिंग्स नहीं होती थी, डेमोज नहीं थे, कुछ नहीं था। बस एक ही सहारा था अपना, और उन्हीं के सहारे हम लोग चलते थे। जहाँ बुलाती थी हम शाम को जाते थे। रात को कई बार होता था हम लोग लेट आ रहे होते थे, फिर अगले दिन वही घड़ी शुरू हो गई। हम लोग यही करते थे। अगर सीख सको तो हमारे वर्क एथिक सीखना, बाकी कुछ मत लेके जाना वहाँ से। हमारे वर्क एथिक आपको आगे लेके जा सकते हैं, और ये सच्चाई है। कपड़े नहीं होते थे हमारे पास, 4-5 सूट थे, वही घुमा घुमा के हम लोग पहनते थे। कुछ भी तो नहीं था, बच्चों के पास कपड़े नहीं थे इतने, क्योंकि कर्जा हो चुका था, घर
घर में रिश्तेदारी बहुत थी और इनकी 5-6 बहनें थी, उनके घर में शादियाँ होती थी, हमें वहाँ पैसा देना होता था, तो हम कर्जा ले लेके भैंस दे देते थे पैसा, क्योंकि लव मैरिज हुई थी किसी से कह नहीं सकते थे। लेकिन हम लोगों का एक डेडिकेशन था, इनकी अगर ख्वाहिश है तो मुझे उसके लिए डेडिकेट रहना है और हमेशा अपनी मेहनत करके आगे बढ़ना है। ये मेरा दृढ़ निश्चय मेरा खुद से है। मेरे सामने कोई भी चीज़ ऐसी आ जाती है, मैं उसको कभी ना नहीं करती। कोई बात नहीं, भगवान ने किसी चीज़ के लिए भेजा तो कोई तो कारण है। ये सोच के इस बिजनेस को बिल्ड किया। 1 साल के अंदर हम लोग प्लेटिनम हो गए थे, सिंगल ईयर में प्लेटिनम। सन 2000 में महाराष्ट्र गुजरात के हम पहले एमरल्ड थे, पहले एमरल्ड पूरे गुजरात में नहीं था, पूरे महाराष्ट्र में कोई एमरल्ड नहीं था। और उस समय वो आए हुए थे डॉक्टर हॉर्नबिल, और एनएससी ग्राउंड में इसका रिकॉग्निशन हुआ था। गोरेगांव में एक एनएससी ग्राउंड है, वहाँ पे इसका रिकॉग्निशन हुआ था। डॉक्टर हॉर्नबिल ने हमें एमरल्ड पिन पहनाई। कहाँ वो डॉक्टर और कहाँ आइसक्रीम, सोच सकते हो? कोई मैच नहीं है, लेकिन ड्रीम है। उस समय जब उन्होंने हमें पिन पहनाई थी और उस बंदे ने जब वो डायमंड गए थे, उन्होंने अपने बारे में बताया कि उनके पास बिल्कुल समय नहीं था, बिल्कुल मतलब बिल्कुल नहीं। वो उनका कहते हैं, जब मैं जाता था तो मुझे पता होता था दिन है, लेकिन जब मैं निकलता था अपने जोन से बाहर, क्योंकि वो रिसर्चर भी थे, तो वो निकलते तो अंधेरा होता था। कह रहे मैंने सिर्फ और सिर्फ इस बिजनेस को आधे घंटे में बिल्ड किया है, यानी रोज़ सिर्फ उनके पास आधा घंटा होता था। कितना? आधा घंटा तो ऐसे खड़े खड़े बीत जाता है, आधा घंटा उसी में बुक रीडिंग करते थे, उसी में प्लान दिखाते थे, उसी में सब कुछ करते थे। हमने डॉक्टर हॉर्नबिल से पूछा था, हम लोग कितने आलसी हैं कि हम आधे घंटे की वैल्यू नहीं है। मुझे तो ये लगता है 24 घंटे ऐसे ही निकल जाते हैं, 2 घंटे ऐसे ही निकल गए, सोचते सोचते निकल जाते हैं। मगर वो आधे घंटे की प्रोडक्टिविटी जो ने डायमंड लेके उनके ग्रुप में पता कौन है यहाँ पे इंडिया में कौन है? और पॉल राजन सादा मैरी, उनके डाउन है, उनका बड़ा बिजनेस है, नाम सुना है ना? Yes, yes. देखो कहाँ वो डॉक्टर और वो कितना कम पढ़ा लिखा इलेक्ट्रिशियन, कहाँ पेड़ उगेगा, कहाँ बीज बोया जाएगा किसी को पता नहीं, लेकिन बीज बोना रोको मत, वो मत रोको, अपने अंदर की फायर मत रोको। तो ये सब चीज़ें हमने देखी। उसके बाद हम लोग पहला ट्रिप हमारा हुआ था डॉक्टर दिल्ली में हयात में, दूसरा हमारा हुआ था गोवा का पहला ट्रिप हुआ था, पूरे इंडिया भारत से पहला ट्रिप हुआ था ALS, वो था गोवा लीला में। दूसरा ट्रिप हुआ था बैंकॉक, तीसरा हुआ था मलेशिया, चौथा हुआ था सिंगापुर। ऐसे करते 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 हमने मेडिटेरियन क्रूज, स्टार क्रूज, लगभग 25 से 30 कंट्री हम घूम चुके। क्या किया हमने? इस रिवॉर्ड को पाने के लिए किया था, जिस आप लोगों के लिए बहुत मुश्किल है वो काम। प्रोडक्ट महंगे हैं। अब मैं इसके पीछे की कहानी सुनाती। प्रोडक्ट महंगे हैं, मेरे लिए भी महंगे थे। सुधा जी ने एक चीज़ मेरे से, जब हमने ये सवाल रखा ना कि प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं, तो सुधा जी ने एक चीज़ बहुत अच्छे से बोली, जब अपलाइन को पता होता क्या बोलना है। तो उन्होंने बोला कि अमिता ये बताओ, सस्ते प्रोडक्ट यूज़ करके गरीब रहना अच्छा या महंगे प्रोडक्ट यूज़ करके करोड़पति बनना अच्छा? तो सवाल का जवाब मुझे मिल गया कि महंगे प्रोडक्ट एक बार तकलीफ देंगे लेकिन ज़िंदगी भर आराम देंगे। सस्ते प्रोडक्ट आपको हर महीने आराम देंगे लेकिन ज़िंदगी भर आपको तकलीफ देंगे। तो मैसेज ये है कि आज जो प्रोडक्ट महंगा लग रहा है, कल 2 साल बाद, हो सकता है 3 साल बाद, ये आपको प्रोडक्ट फ्री हो जाए, बिल्कुल फ्री लगने लगेगा। क्यों? जब आप ALS पे जाते हो बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे ही फ्री मिल जाते हैं। अभी हम लोग गो डायमंड गए, इतना प्रोडक्ट मिल गया, हर दिन कुछ ना कुछ गिफ्ट मिलता रहता है। एक समय के बाद आपको हर चीज़ फ्री लगने लगती है, लेकिन पहले प्राइस पे करना पड़ता है। कहते हैं गरीबी में हर चीज़ का हिसाब चुकाना पड़ता है, अमीरी में तो आपको गिफ्ट ऐसे मिलते हैं। तो गरीबी जो है ना परीक्षा है, और हम उस परीक्षा से घबरा जाते हैं। इसीलिए हमारा हिंदुस्तान कई बार पीछे गरीबी में रह जाता है, क्योंकि वो परीक्षा देने से डरता है। मैं सभी लेडीज़ को, सभी जेंट्स को एक ही चीज़ कहूँ, जब भी कैसे सिचुएशन आए, समझ जाओ कि रिवॉर्ड बहुत बड़ा मिलने वाला है। तभी रिवॉर्ड मिलते हैं जब तकलीफ होती है, अदरवाइज नहीं मिलते। आसानी से तो कोई चीज़ नहीं मिलती। 10th की परीक्षा हो रही है, बच्चों को पूछो, दिन रात एक करते हैं, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो भूल जाते हैं कि मैंने 1 महीना कितनी रातें करवाई। होता है ना? तो ऐसे हमारे साथ है, लेकिन हम भूल जाते हैं। बच्चे ज़्यादा समझदार होते हैं, बड़ों को याद दिलाना पड़ता है बार बार कि अरे भाई ये काम करो, ये काम करो, ये काम करो। इसीलिए ऐसी मीटिंग्स बार बार होती हैं। तो रिवॉर्ड ये मिला। दूसरा रिवॉर्ड मिला कि मुझे अपने बच्चों को मैंने जो शिक्षा दी है, वो मैंने उन्हें हमेशा कहा कि
नौकरी नहीं करनी, कि नौकरी की तकलीफ वही जानता है जो नौकरी में है ना, किसी के अंडर में रहना। मैंने अपने बच्चों को वही परवरिश दी, तो उनको हमेशा से शौक था कि उन्हें संगीत सीखना है। तो बच्चों को 6 साल से ही मैंने उनको शागिर्दगी में डाल दिया था। जो पंडित जसराज जी हैं या गंगूबाई हंगल हैं, वो गंगूबाई जी हैं, उनके घराने से है मेरी बेटी, तो वहीं से उन्हें संगीत सीखते थे। घर में गुरु जी आते थे, तो आज वो दोनों बच्चे सिंगर हैं, तो बॉलीवुड के एक अच्छे सिंगर हैं। तो कहने का मतलब माँओं की रिस्पॉन्सिबिलिटी, पेरेंटिंग कितनी इम्पोर्टेंट है आप सोच नहीं सकते। हम कोई भी शब्द ऐसा बोल लें वो खतरनाक बीज पेड़ बन गया तो मुश्किल होगा, तो सोच समझ के बोलिएगा जो भी बोलना है। और बच्चों को अपने कारण बनाओ, वो वजह है हमारी, बाधाएं नहीं है, वो वजह है हमारी, क्योंकि बच्चों की वजह से तुम बाहर निकल रहे हैं, बच्चों की वजह से तुम सब कुछ कर रहे हैं। अब हम उनको बनाते हैं कि अरे इनकी वजह से मैं ये नहीं कर पाती, उनको ये मत बोलो, उनको बोलो इनके लिए मुझे करना है। सेंटेंस चेंज करो, इनकी वजह से मैं नहीं आ पा रही हूँ वो गलत है, इनके लिए मुझे आना है, ये इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे लोग लेडीज़ आई होंगी यहाँ पर, छोटे बच्चों को छोड़ के आई होंगी, लेकिन ये थोड़े दिन का सेक्रीफाइस है, मैं आपको विश्वास दिला दूँ, ये थोड़े दिन का सेक्रीफाइस है। क्योंकि हम भी अपने बच्चों को कई बार गेट में लॉक लगा के आते थे, मीटिंग में आना होता था। जहाँ सेमिनार होते थे पहले, तो सेमिनार में बच्चे अलाउ नहीं थे, तो बाहर से हम लोग कुंडा लगा के ताला लगा के आ जाते थे। हमने भी किया, ऐसा नहीं कि हम आपको कह रहे हैं आप करो। तो यहाँ पर हम लोग इस चीज़ में डिसिप्लिन रहे, खर्च टिकट का पैसा देना, बड़े सेमिनार खरीदने, बड़े उसकी चीज़ें खरीदनी। अभी तो आप सो फॉर्चुनेट कि आज ये मीटिंग का कोई चार्जेस ही नहीं है, ऑनलाइन मीटिंग है, ऑफलाइन मीटिंग है, टीम मीटिंग है, कितनी सारी मीटिंग्स है। पहले तो हर चीज़ को, जब बिल ब्रिट आए थे इंडिया में, उस समय एक टिकट की कीमत ही 2000 रुपये थी, हम दोनों की मिला के 4,000 टिकट, और वो 4,000 खरीदने के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे, तो हमने चेन, अपनी गोल्ड की चेन गिरवी रख दी थी और फिर उन्हें टिकट खरीदा था। सेक्रीफाइस है, छोटे छोटे सेक्रीफाइस है। वो गोल्ड अगर मैं रखे रहती तो शायद उसकी थोड़ी कीमत तो बढ़ जाती, पर मेरी कीमत घट जाती। तो अपनी कीमत बढ़ाने के लिए उस गोल्ड को त्याग दो, लेकिन असली हीरा तो ये है। तो जो इन्वेस्ट करना है अपने ब्रेन पे करो, अपनी पर्सनैलिटी पे करो, अपने बच्चों के भविष्य पे करो, उनको आगे रखो। वही एक कारण बनाओ कि हमें जो करना अपने परिवार, अपने बच्चे, हमें अपने लिए करना है। हमारे बच्चे कई बार होता था, मुझे तो याद नहीं, मैंने तो बहुत शुरू से मीटिंग्स बहुत की हैं। आई एम द फर्स्ट लेडी जिसने ब्रिट ने लेटर दिया था कि आप और स्टेज से प्लान दिखाओ। पहले कोई ब्रिट की लेडी कोई प्लान नहीं दिखाती थी, मुझे लेटर भेजा था उन्होंने कि आप ब्रिट के स्टेज से प्लान दिखाओ। आई एम द फर्स्ट लेडी जिसने ब्रिट के स्टेज से प्लान दिखाया। तो ये बॉम्बे में 2 ही लेडी काम कर रही थी इस समय। सुधा जी तो वैसे काम करती थी, अगर आपको याद हो, हेमी गाला, डॉक्टर हेमी गाला, मैं उनसे बहुत इंस्पायर हुई। मैंने उनकी वर्क एथिक देखी और मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। और उनके जो मैं देखती थी उनका कैसे, उनकी पर्सनैलिटी, मैं उस पर्सनैलिटी को फॉलो करती थी। बहुत सारे सेमिनार होते थे, उनको देखती थी, तो मैं बहुत ऑब्जर्व करती थी कि उनमें क्या ऐसा विशेष है जो मेरे में नहीं है। तो उनसे वो चीज़ सीखी, वर्क एथिक सीखा। फिर मैं ट्रैवल करने लगी आउट स्टेशन, तो गुवाहाटी, अगर आपको पता, आसाम एक नॉर्थ ईस्ट ऐसी जगह है, उस समय बड़ा संस्कृति बहुत ज़्यादा थी उस समय, तो मैं बहुत ट्रैवल करती थी उस समय। तो सैटरडे संडे मेरी छुट्टी होती थी, तो सैटरडे संडे नॉर्थ ईस्ट में आसाम, गुवाहाटी, दुलियाजान और ये दिग्बॉय, जितनी जगह है वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में बहुत काम किया, तो बहुत ज़्यादा काम किया। तो सैटरडे संडे मेरा ट्रैवलिंग में जाता था। और उसके बाद फिर पंकज एक तरफ जा रहे थे हमारा, क्योंकि तेज़ी से, बड़ी तेज़ी से हमारा एक जगह से बिजनेस दूसरी जगह चला गया। हमारा उसी समय संजय चौहान जी जो आपके अपलाइन हैं, वो चले गए MP छत्तीसगढ़ में, हमारी दूसरी लेग चली गई राजस्थान, एक लेग चली गई हमारी हैदराबाद की तरफ, और एक चली गई हमारी नॉर्थ ईस्ट एकदम अलग, और कुछ चला गया हमारे कैलकाटा। तो सब दूर 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 दूर। हमारा बॉम्बे में उतना बिजनेस नहीं था, लेकिन बॉम्बे के बाहर बहुत बड़ा बिजनेस था। फ़ायदा ही हुआ, क्योंकि जितना आपका, जितनी जड़ें पेड़ की दूर दूर फैलेगी, आपका पेड़ उतना ही मजबूत बनेगा। याद रखना। बरगद को देखा, बरगद को आज
आंधियों में कभी नहीं गिरता, क्योंकि उसकी जड़ें नीचे ऊपर से आकर के नीचे जाती हैं, और जो नॉर्मल पेड़ है उनके नीचे से नीचे जाती हैं। तो हमेशा बरगद की तरह ब्रांचेस को नीचे ले जाओ, वो आपकी डेप्थ है, वो आपकी विड्थ है, एक एक विड्थ खुलती रहेगी, वो उतना बड़ा बरगद बनो। और एक ही काम करना, हम्बल रहो, ईगो कभी मत आने देना। ईगो सबसे बड़ा शत्रु है इंसान का। बरगद का पेड़ जैसे जैसे बड़ा और चौड़ा होता रहता है वो झुकने लगता है। खजूर का पेड़ जैसे जैसे सीधा होता है वो अकड़ता रहता है। हमें अकड़ने वाला नहीं बनना है, झुकने वाला बनना है। तो ये हमारे बिजनेस की वर्क करते रहे। और फिर 2003 में हम लोगों ने एमरेटशिप पूरी कर दी थी। उसके बाद हम काफ़ी टाइम फिर रिलैक्स हो गए, अपने बच्चों की एजुकेशन और ये सब चीज़ों में थोड़ा सा लग गए। फिर हमें लगा यार हम जब एमरेट जा सकते तो डायमंड क्यों नहीं जा सकते। फिर हमने एक बार फिर अपने आप को कसा और हमने शुरू किया था, और फिर वापस से मैंने अपने आप को फिर रिट्यून किया। वापस से कहते हैं ना, सही FM पे लाने के लिए रिट्यून करना पड़ता है ना, तो ऐसे हमें अपने ऑटो सिस्टम को भी रिट्यून करना पड़ता है, अपने माइंड को ऑर्डर करना पड़ता है कि अरे भाई अब रिलैक्स हो गए, उठो काम करो। अपने को ही ऑर्डर करो, दूसरों को मत करो, अपने को ही। तो फिर मैंने बोला कि अब ये काम करते फिर शुरू करते। तो पंकज जी ने फिर वापस से हम लोगों ने शुरू किया। और पंकज जी का बीच बीच में फिल्म का काम बहुत सारा निकलता था, और वो उधर चले जाते थे कभी, तो उधर डाइवर्ट हो गए, तो फिर उधर से आने में फिर समय लग जाता था, क्योंकि जैसे जैसे काम मिलता था उलझ जाते थे। लेकिन मेरा तो वही ऑफिस बिजनेस घर ही था। तो जब हमने डिसाइड किया वापस से 2007 से फिर वापस हमने शुरू किया, और उस समय हमने इतना अपना हेल्थ प्लान इतना दिखाया, और पूरे बॉम्बे में अपोज करने लगे हमें। हमारे ही लोग हमें अपोज करने लगे, बिजनेस प्लान तो दिखाते नहीं हो, और क्या नाम है, हेल्थ प्लान दिखाते हो, ऐसा सब बोलने लगे। मैंने बोला मुझे पता है कि माइंड ने जो कह दिया वो गलत नहीं कहेगा, अपनी परवरिश पे इतना तो भरोसा है कि गलत तो नहीं करेंगे। करते करते क्या हुआ, हम लोगों ने इतने प्लान दिखाए कि उसी समय एनबीए न्यूट्रीलाइट ने डिक्लेयर किया कि जो भी अचीवर्स होंगे उनको कैलिफोर्निया लेके जाएंगे। तो हमारे लिए अच्छा हो गया, क्योंकि पहले से हम उस पर काम कर रहे थे, हेल्थ प्लान दिखाते थे। मैं गुड़गांव जाती थी तो वहाँ भी हेल्थ प्लान, और मेरा ड्यूटी नहीं हेल्थ बहुत था, क्योंकि मैंने इतने सारे इसमें पढ़ाई कर ली थी। तो मुझे लगता था हेल्थ इज़ अ सेफ जगह जहाँ पर हम बहुत सारे लोगों को टच कर सकते हैं। ब्यूटी तो हो सकता है लेडीज़ के लिए, लेकिन हेल्थ सबके लिए, बच्चे से लेकर बूढ़े तक के लिए हेल्थ है। तो करते थे, तो फिर उसमें करते करते हमारे इतने PV हो गए कि हम लोग उसके लिए क्वालिफाई हो गए। तो उसमें से 15-20 कपल हुए थे, जिसमें से सिर्फ 10 कपल गए थे, और 10 कपल में से भी वी आर नंबर 1। भी तो हमारा वॉल्यूम देखा गया तो वी आर नंबर 1, और इसमें टाइटल मिला था ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर ऑफ न्यूट्रीलाइट, ग्लोबल नॉट इंडिया। और वहाँ पे जब हम गए, वहाँ पे जाने के बाद हम लोगों ने बहुत से डॉक्टर ड्यूक थे वहाँ पे, जितने भी पूरी टीम है न्यूट्रीलाइट की, उस समय 75 साल हुए थे, 75 ईयर्स हुए थे। हमारी फ़ोटो है काफ़ी जगह। तो वो हमने देखा, और वहाँ पे जब गए तो वहाँ पे कितने साइंटिस्ट थे, वहाँ पे पूरा स्टाफ था, वहाँ पे हमने पूरा घुमाया, हमको दिखाया। और जब हमने देखा तो वहाँ पे एक एक चीज़ को कितनी बारीकियों से प्रोडक्ट को बन रहा है, कैसे उसको मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, ह्यूमन हैंड टच नहीं कर सकता, जो उनके बैचेस रखे हुए कैसे रखे हुए हैं। बैचेस का मतलब होता है जो सामान बना है उसको बैच का रूप दे दिया जाता है, तो वहाँ पे कोई भी ह्यूमन हैंड उसको टच नहीं करता। तो जो कहते हैं ना, रॉ मटेरियल से लेकर फाइनल प्रोडक्ट तक किसी भी चीज़ को ह्यूमन टच नहीं करता। दूसरा, वहाँ के जितने भी एम्प्लॉई हैं, कैलिफोर्निया के जो R&D लैब है, वहाँ पे जितने भी एम्प्लॉई हैं उनको बाहर का खाना अंदर अलाउ नहीं है, और उनको वहीं खाना उनको बनाया जाता है, वहीं खाना खिलाया जाता है। और उसके साथ वहाँ पे XX एक टैबलेट है, वहाँ पर हर एक एम्प्लॉय को खिलाई जाती है, जिससे वो एम्प्लॉय हेल्दी रहेंगे, तो जो प्रोडक्ट बन रहा है उसको कोई ह्यूमन हैंड, बीमार हैंड ना टच करे। दैट इज अ न्यूट्रीलाइट। जो आप 90 साल का इतिहास देख रहे हैं ना, बिकॉज ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बोलते हैं ना GMP, वो यही है। क्यों बता रही हूँ, क्योंकि हमने आंखों से देखा, और हम लोग उनसे बैठ करके, एक बताया ना, उन 75 ईयर्स ओल्ड एक साइंटिस्ट बैठे थे, हम लोगों ने उनके साथ खाना खाया, और फिर हमने उनको पूछा कि आपको कितने साल हो गए। कहते फिर उन्होंने दिखाया कि मेरे 75 ईयर्स एज मेरी हो चुकी है, और उस समय भी वो इतने एक्साइटेड थे, इतने एजेड आदमी,
वो बहुत एक्साइटेड थे, इतनी एनर्जी लेवल थी उनका, रेड स्किन था एकदम, ऐसा नहीं कि बूढ़े जैसे नहीं दिख रहे थे, क्योंकि वो वहाँ के सप्लीमेंट खाते हैं, वहीं की उगी सब्जियाँ खाते हैं, उसकी वजह से उनकी हेल्थ बहुत अच्छी थी। वरना अपने आके तो 60 साल के बूढ़े देख लो, खा करते रहते हैं, भूलते भी नहीं हैं। क्यों? क्योंकि उनका फोकस नहीं हुआ है। तो ये मैंने वहाँ पर देखा बारीकियों से, तो वहाँ देखने के बाद और विश्वास हुआ। तो कहने का मतलब ये हेरिटेज है, लेगेसी है जो मैं आपको दे रही हूँ, वो जो मैं बता रही हूँ ना, ये लेगेसी आपको दे रही हूँ। ये 28 साल की जो लेगेसी जो आपके पास जा रही है, ये हमारा एक्सपीरियंस है जो आपके पास जा रहा है। मैं आपको एक्साइटेड होने की बात नहीं बताऊँ, मैं आपको लेगेसी आपको पास ऑन करूँगी। यही लेगेसी कल आप बता रहे होंगे स्टेज से कि हमारी अपलाइन ने ये बात कही थी। ऐसे ल्यू रीगन साहब जब आए थे तो ल्यू रीगन साहब ने अपनी लाइफ बताई थी। उनके पास उन्होंने अपनी लाइफ के बारे में बताया कि वो लेफ्टिनेंट कर्नल रह चुके हैं और उनकी वाइफ एक फैशन डिज़ाइनर थी, डाली रीगन। तो जब उनकी लाइफ उनके बारे में बताया उन्होंने, वो हमें गोवा में मिले और हमें गोवा में हम बैठ करके काउंसलिंग कर रहे थे उनके साथ। तो सुमित जी ने उनके साथ हमें बिठा दिया, क्योंकि सबसे एक्साइटेड कपल कौन था? अमिताभ पंकज थे। तो हम वहाँ पे बैठे उनके साथ बातें करी, उनके साथ बैठे थे, हम लोग खाना खा रहे थे, तो काउंसलिंग की। इमेजिन काउंसलिंग में क्या कंप्लेन की होगी मैंने कि पंकज जी ज़्यादा पैसा बाहर खर्च कर देते हैं और सोचते नहीं हैं। कितनी लेडीज हैं जो अपने हस्बैंड की कंप्लेन कर सकती हैं? करो, इससे फ़ायदा पता क्या होगा? गलत चीज़ के लिए नहीं, पर राइट वे के लिए कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। उसका फ़ायदा ये होगा क्योंकि डुप्लीकेशन है, समझ रहे हो? डुप्लीकेशन। तो हमारा बहुत सारा उस समय टूल्स आया करता था ब्रेड का। आपने कभी देखा ब्रेड का टूल्स? उस समय बहुत सारा ब्रेड का टूल्स होता था, तो पंकज सबको बांट देते थे, है ना? तो बहुत सारा बढ़ गया। अभी क्या करें? वहाँ पेमेंट करना है, और पेमेंट करना तो पैसा नहीं, और जब पैसा आया नहीं है तो भी क्या करूँ? फिर मैंने ल्यूरिगन साहब को बोला, सर ऐसे ऐसे ये होता है यहाँ पर। तो फिर उन्होंने बोला, एक काम करो, अनिता को सारा फाइनेंस दे दो। सारा फाइनेंस मेरे पास आ गया। फिर उसके बाद तो फिर सब चीज़ मैनेज होने लगी। किसी को उधार नहीं, उधार दिया तो टाइम नहीं देना है, करना है। उसके बाद हमने घर मकान बनाया, क्योंकि जो गृहिणी होती है ना, वो निर्माण भी करती है ना? इसके हस्बैंड लोग अगर जो वाइफ सिस्टम में आ गई, वो कभी गलत खर्चा नहीं करेगी, तो मैं आपको एश्योरेंस दे सकती हूँ, है ना? हाँ, जिसको बेचारी को कुछ पता नहीं, मैं उसके बारे में नहीं कह सकती, लेकिन जो काफ़ी समय से इस बिजनेस में, वो डेफिनेटली आपका घर के, आपका संसार भी बना देती है ना? तो उसके बाद हमने बहुत सारी प्रॉपर्टी खरीदी। बॉम्बे में 2 घर हैं, एक घर की कीमत ही 4 करोड़ है, दूसरा बन रहा उसकी 2-2.5 करोड़ है। फिर हमने कर्जत में प्लॉट लिया, फिर हमारे पनवेल में एक है, ऐसे करके बनता चला गया। मुझे इन्वेस्ट करने का बहुत शौक है, पिछले से बिजनेस बैकग्राउंड से थी, तो मुझे बनाना मुझे बहुत पसंद है। मुझे गोल्ड मुझे अट्रैक्ट नहीं करता, मैं गोल्ड की ज्वेलरी मुझे ज़्यादा पसंद नहीं, सॉरी यहाँ पर मुझे पसंद नहीं है। मुझे कोई कहे ना घर बिल्डिंग बनाने तो बना लूँगी, घर बनाना बना लूँगी, मेरे तो छोटी बड़ी चीज़ नहीं होती, है ना? प्लॉट खरीदो या खरीदो, अभी हमने एक अहमदाबाद में खरीदा है ना, तो मुझे बड़ी आसानी से 10 लाख 15 लाख का प्लॉट ले लिया कर लिया। मेरे को वो बहुत पसंद है, मुझे अट्रैक्ट करता है। तो पंकज जी देखा करते करते अभी तक वो बना किसका? पंकज जी का ही बना, नाम नहीं लिखा हुआ ना। तो करते करते हमें सब रिवॉर्ड्स मिले। मैं रिवॉर्ड्स की बता रही, फाइनल जर्नी बता रही, डेस्टिनेशन कि क्या है ये जो आपको मिलने वाला है। यहाँ से जो लेके जाओगे एक्साइटमेंट, विश्वास और दृढ़ निश्चय लेके जाओगे कि आप कर डालेंगे। हम आपके साथ हैं, हम दोनों आपके साथ हैं, आपकी पूरी लीडरशिप आपके साथ है, सब लोग आपके साथ हैं, लेकिन आपको अपने साथ रहना पड़ेगा हर वक्त। बाजू वालों को अपने अंदर बिठा लेना, क्योंकि क्या होता है, थोड़ी देर तो यहाँ तक आ गए, आप अपने अंदर हैं, जैसे बाजू वाले के पास जाएगा वो आपके अंदर घुस जाएगा। फिर वहाँ गड़बड़ हो जाता है। डिसीजन किसका, आपका था या उसका है? इतना बड़ा ब्रेन को फीड दिया आपने, दृढ़ निश्चय लिया, सब कुछ लिया, फिर बाजू वाले को क्यों सुना? वो आपके जैसे बनना चाहिए, ना कि आप उसके जैसे बनो। गलती हो जाती है। तो मैंने ये सब चीज़ें सीखी।
दूसरा जो बिजनेस में जो बच्चे हैं, बच्चों को जब सारी परवरिश हो गई सब ने, अभी मेरी बेटी बहुत अच्छी सिंगर है, बेटा बहुत अच्छा सिंगर है, कभी मौका मिलेगा तो सुनिएगा उनको। वैसे आप सुन सकते हैं, यूट्यूब पर बहुत सारे हैं उनके। और मेरा सन इन लॉ भी बहुत अच्छे हैं, वो भी एडिटिंग और वगैरह सब करते हैं। तो मेरा एक सपना पूरा हुआ कि मेरे बच्चों को किसी की नौकरी नहीं करनी पड़े। मैं आई एम हैप्पी कि मेरे बच्चों को नौकरी नहीं करनी पड़ती। वो भले स्ट्रगल कर दे उसकी लाइफ में, चलेगा, उससे उनकी पर्सनैलिटी डेवलप होगी, वो बड़ा सोच पा रहे हैं। नौकरी में जाने के बाद कुर्सी भी किसी की, काम भी किसी का, दिमाग तुम्हारा, लेकिन बात दूसरे नहीं मिला। आप सोच ही नहीं सकते। मैंने बोला ना, घर उसके बाहर जाते ही हम उसकी बातें बोलने लगते हैं, हम अपने भूल जाते हैं हम कितने बड़े बड़े हो सकते हैं। तो ये अचीवमेंट्स है। उसके बाद फिर ऐसे ने बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं। तो उस 2007 या 8 में एक वुमेन समिट हुआ था चर्च गेट होटल ताज में। तो वहाँ पर विद्या बालन आई थी। तो अगर किसी को आर्टिस्ट मिलना है ना, तो तुम चिंता नहीं करो, आप आगे बढ़ते रहो। आप सारी सेलिब्रिटी के भी साथ में रह लोगे कि एम में सबके साथ अगवा देता है। तो वहाँ पे विद्या बालन के साथ फोटो है। क्या किया हमने? साबुन बदला, है ना, टूथपेस्ट बदला, कपड़े धोने का बदला, बर्तन साफ करने का बदला, थोड़े से सप्लीमेंट खाए, आर्टिस्ट्री लगाने लगे। ये चीज़ बदलने से सारी पर्सनैलिटी चेंज। आप खुद सेलिब्रिटी बन जाते हो, आप सेलिब्रिटी बन जाते हो, लोग आपको लेके जाते हैं। आप डरते हो सेलिब्रिटी बनने से? डरते हो? कोई आपका पर्स उठा के लेके चले या कोई आपके साथ 2-4 लोग चले, आप डरते हो उससे? अच्छी गाड़ी मिले उससे डरते हो? तो फिर करो इस बिजनेस को। आप उनसे मत डरो जो ना करने वाले हैं, उनसे मत डरो। वो आपका टेस्ट है, वो टेस्ट है आपको मजबूत बनाने का। कि एक ना सुनने से आपके अंदर कितने दृढ़ निश्चय पैदा होता है। वो ना वो होती है कि दूसरी ना से आपका और विश्वास जागता है। 10 ना बोलने के बाद अगर नहीं गिरे तो यू आर द लीडर। क्या बात, वाह। अगर आप एक ना करने से बैठ गए हैं, मुझे उसने मना कर दिया, आप लीडर नहीं हैं। नहीं है आप लीडर। लीडर वो है जो 10 ना क्या 100 ना भी सुने और उसके बाद भी खड़ा रहे, वही लीडर है। ठीक है ना? तो ये सब चीज़ें हमें मिली। अभी बहुत सारी चीज़ें बताने के लिए मैं आपको एक चीज़ फोटो दिखाती हूँ। एम में क्या क्या देता है आपको मैं बताती हूँ, प्लीज़ दिखाइएगा। फोटो तो बहुत हैं, बहुत सारे अचीवमेंट हैं, लेकिन जो लेटेस्ट अचीवमेंट है वो दिखाती हूँ। अच्छा चल रहा है, डब कर रहे हो? ठीक है। तो हमारे साथ अगर किसी का कोई लेडी का कोई सवाल है इस बीच तो कोई पूछ सकता है, लेकिन सवाल जेन्युइन होना चाहिए। ना बोल दिया प्रोडक्ट को, ना बोल दिया वो वाला नहीं होना चाहिए। तो जेन्युइन अगर है तो किसी लेडी का कोई सवाल है? नहीं है। वैसे तो आपकी लीडरशिप बहुत स्ट्रांग है। आई सैल्यूट योर लीडरशिप, क्योंकि कमाल के लीडर है भाई। जोरदार ताली आपकी लीडरशिप। मैं तो इनको सुनती हूँ तो गदगद हो जाती हूँ कि एक पंकज और पैदा हुआ। ये सब उनकी कॉपी है, ये सब कॉपी है। पंकज जी जैसे फायर है ना, वैसे ये बोलते हैं, अरे नामदेव है, रविंद्र है, विजय जी, माय गॉड क्या कमाल दिखाते हैं भाई। क्या फायर है, क्या फायर है। दुबे जी को सुना है कभी? फायर है एकदम। इस अगर फायर नहीं है ना तो मज़ा नहीं है। यस, इससे पहले वाली एक, इससे पहले थी। आइए बताते क्या है। आपको आईडीएसए का नाम सुना है? इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। कितने लोगों को पता है? नहीं पता। इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन इज जिसके अंडर में सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां आती हैं और इसको जो इसका हेड है वो गवर्नमेंट है। पता है ये? इंडियन डायरेक्ट सेलिंग के अंडर में एमवे भी आती है। इसमें बहुत सारी कंपनियां हैं जिसमें से टॉप पे नंबर 1 है। ये हुआ था महाविकास, एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ था। अभी जिस दिन हमारा वो था 13 तारीख को जो आए थे ना, वहाँ से आए थे। तो 13 तारीख का प्रोग्राम हुआ था जहाँ पर लेडी एम्पावरमेंट में बात हो रही थी। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने पहली बार
ये वुमेन समिट हुआ है इंडियन आई एसोसिएशन की तरफ से। इसमें वो लेडीज़ को बुलाया गया। एमवे में बहुत सारी लेडीज़ हैं, तो लेकिन उनमें से हम सब 3 लेडीज़ गए थे। मैं थी और वो मिकी थी और रोमा थी, और हमें वहाँ पे अवार्ड दिया गया था। अवार्डीज़ का नाम, मेरा भी कार्ड भी पड़ा हुआ है, वहाँ पे हमें एज ए अवार्ड ही दिया था। ये अवार्ड है हाथ में, अगर देखेंगे ये सब अलग अलग कंपनी, टपरवेयर है ना, फॉरएवर है ना, जितने है ना, हर्बल लाइफ और ये लाइफ, लेकिन सब पे डायरेक्ट सेलिंग में टॉप पे नंबर 1 एमवे ही है। यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे जो छोटी छोटी कंपनियाँ हैं है डायरेक्ट सेलिंग, बट कंपनी के लोग और उसके प्रोडक्ट, उसकी लीडरशिप बहुत मायने रखती है। वहाँ पे जो बातें मैंने सुनी, वहाँ पे बड़े बचकाने से स्टेटमेंट थे जो लोग अपनी कंपनी को प्रमोट कर रहे थे। जब ऐसी एसोसिएशन होती है, वहाँ पे किसी को प्रमोट करने की ज़रूरत नहीं, वहाँ पे सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग की बात हो रही है और वो एक एसोसिएशन है। वहाँ पर किसी ने वो टपरवेयर वाले बोलते हैं ये कंपनी जरूर करनी चाहिए, हर्बल लाइफ भी करना चाहिए, बट एमवे को बोलने की जरूरत नहीं है। मारुति वाला ऐड दिखाएगा, सेंट्रो वाला ऐड दिखाएगा, ये दिखाएगा, मर्सिडीज वाले को ऐड दिखाने की जरूरत नहीं है। तो वी आर द ब्रांड ऑफ द ब्रांड, और पायनियर है हम लोग। 90 साल का रिकॉर्ड है यार, ये तो 10-20 साल पुराने होंगे। हम 90 साल के साथ एसोसिएट हैं, हम उसका एक बॉडी है। सोचो हम किसको क्या प्रूव करना चाहते हो आप? सारी चीज़ें आपके फेवर में हैं, बस आपको उठ के प्लान ही तो दिखाना है। लोगों में विश्वास जो आपके पास है उसे भरना है लोगों में, बस इतना ही काम है। और ये देखो कितनी बड़ी है ये, यहाँ पर जो है ये डायरेक्ट सेलिंग की एसोसिएशन है, अनिल दिवेकर, और ये फूड इंडस्ट्री से थे। और ये जो लेडी है ना, ये है हर्बल लाइफ सीईओ थी। हमारे सीईओ को जाने की जरूरत नहीं पड़ी, हम लोग भी प्रेजेंट कर दिया क्योंकि हमारे यहाँ तो है ही नहीं लोग, हमें मौका दिया गया। सोचो कल को आप यहाँ होंगे, विजुअलाइज कर सकते हो आप रिप्रेजेंट करो एमवे को जाके। अब ये हर साल होगा। मेरा फोटो दिखाने का पर्पज़ यही था कि एमवे छोटी मोटी कंपनी नहीं है, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के अंडर में आती है। इसके रूल फॉलो किए जाते हैं, इसके कंपेयर में रखा जाता है बाकी की कंपनियां हैं कि नहीं उस तरह के, तब उसको साथ में रखा जाता है। तो ये सब चीज़ें आपके पास हैं जो आप आगे लेके जाएं। और अपनी लीडरशिप में इसमें एक चीज़ और ध्यान रखूँगी कि काउंसलिंग अपनी अपलाइन के साथ टाइम टू टाइम करो। कम्युनिकेशन इज़ अ पार्ट ऑफ बिग बिजनेस। अगर आपका कम्युनिकेशन नहीं है ना, सारे धागे टूट जाते हैं, बहुत बड़ा गैप आ जाता है अगर हम की बात नहीं करते। ये मत सोचो कि उसने सोच लिया होगा या वो सोचता होगा या उसने जान लिया। कोई यहाँ पर अंतर्यामी नहीं है, सबको एक भाषा का इस्तेमाल करना पड़ता है और शब्दों के कारण ही वो हमें कम्युनिकेट कर पाएगा। लीडरशिप का मतलब लेना और देना है। जो लीडर है वो देने को तैयार है, लेकिन जो लेना चाहता है आपका लीडर, क्या वो तैयार है? जब तक आप अपना बैग नहीं खोले हुए तो सब्जी वाला भी सब्जी नहीं डालता। तो यहाँ पर शब्द कैसे डाले आपके मन में? आपको भी तो तैयार रहना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो लेडी चाहती हैं कि उनकी लाइफ बहुत अच्छी है, जो जेंट्स चाहते हैं बहुत अच्छी लाइफ है, जहाँ है वो मैटर नहीं करता, आपको कहाँ पहुँचना वो मैटर करता है। आप टिकट वहाँ का लेते हो जहाँ पहुँचना चाहते हो, जहाँ पर हो उसका टिकट कभी नहीं खरीदा जाता। तो जहाँ पहुँचना है अपने अपलाइन के साथ बैठो, आधा घंटा बिताओ, उनसे वो सारी बातें बताओ जो एक डॉक्टर के सामने एक पेशेंट बताता है अपनी सारी प्रॉब्लम और उसको सही दवा मिलती है। यहाँ पर भी आपको सही मार्गदर्शन तभी मिलेगा जब सारी चीज़ें आप बताओगे, उनके साथ सारी बैठ के बोलो। वो एक ऐसा है जैसे अगर आपके पेट में एक छोटा सा अगर चोट लगी है, अगर वो नहीं दिखाया तो उसका ट्रीटमेंट बराबर नहीं होगा, वही लीडरशिप है। तो लेडीज़ के लिए मेरे पास इतना ही था कहने के लिए। होप, शब्दों का चुनाव, परवरिश, टाइम पे उठना, आलस ना करना, ये सबसे बड़ी बीमारियाँ हैं। टाइम बीत गया, मोबाइल पे घंटा बीत गया, पता ही लगा, 1 घंटा बीत गया।
मुझे तो पता ही नहीं, मैं तो मेरा मोबाइल कहाँ पड़ा रहता है मुझे पता ही नहीं, बात है फ़ोन आता है मैं उठाती हूँ, सबको कॉल रिसीव करती हूँ, पर मैं ना तो मैं व्हाट्सएप ज़्यादा करती हूँ, ना मैं फेसबुक पे हूँ, ना मैं इंस्टा पे हूँ, मेरे पास इतना समय नहीं है, क्योंकि मुझे कुछ और प्रोडक्टिविटी पर डालना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखो, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक रिस्पॉन्सिबिलिटी लोग आगे नहीं बढ़ सकते, बिजनेस बहुत कुछ देगा आपको। तो थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स। ये बताइए, अच्छा लगा सुन के? ये ऐसे बात नहीं करती थी पहले, आपको लगता है ऐसी बात करती होंगी? चाय का कप रखने नहीं आती थी मेरे दोस्त के सामने, बहुत शाय थी। तो कैसे हुई ऐसे एसोसिएशन? आप सब लोगों के अंदर बहुत बड़ी पावर है। मैं इधर कम देखूंगा, इधर ज़्यादा देखूंगा मुझे, तो मुझे पता है कि आपके अंदर बहुत बड़ी पावर है और आप इनसे अच्छी बात करेंगे। आज मैं कुछ बातें आपके साथ शेयर करता हूँ। उन्होंने वो कहती बताया, मैं भी वही बताऊँगा कि आप कैसे 2 से 3 साल में 3 इयर्स में आप डायमंड जा सकते। जाना चाहते हो? तो आज जो बताने जा रहा हूँ मैं डंके की चोट पर उसको फॉलो कर लूँगा। सबसे पहले कमिटमेंट ले लो अपने आप से, आपसे कमिट कीजिए कि हाँ मैं करूँगा और मैं करूँगी। डायरी बनाइए, पर लिखिए उस पर कि क्या इच्छाएं हैं आपकी, क्या चाहते हैं आप। और ज़रा सी चीज़ किचन पड़ी रहती है सुनी, सुबह सुबह सुनिए, डेली सुनिए, मेरी बहनें सब सुनो, बच्चों सुनो। किचन पड़ी रहती है सोनी, और आप किचन में जाती हैं सुबह और 1 घंटे में सब कुछ बन जाता है ना? सब कुछ, आपके बच्चों का टिफिन बन जाता है, सब कुछ चेंज हो जाता है। आप नहीं जाते तो कुछ भी चेंज नहीं होता है। आप क्या नहीं कर सकते? दुनिया चला रही है, वंश चला रही है। समझे? इतना रेस्पेक्ट लेडीज़ को जिस यहाँ मिलता है वो कहीं नहीं मिलता, इससे मुझे खुशी होती है। हज़ारों लाखों लेडीज़ हैं, उनको देखिए आप, 4वीं पास है, 8वीं पास है, हाई स्कूल है, लेकिन अच्छी लीडरशिप। हो सकता है कि आप फंबल करें, जैसे बहुत सारी लेडीज़ अपनी बात कर रही थी, फंबल भी हो रहा था, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि दुनिया आपको सुने, दीवाने हो जाए लोग आपकी बातों के, आपकी लीडरशिप पे, तो शुरुआत कीजिए जो आपको राज की बात बताने जा रहा हूँ। मैनेज कीजिए और सुबह 6:25 पर कम्युनिटी में आइए। वहाँ बोलना सीखेंगे। क्या बोलना सीखेंगे? बोलना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्या बोलना है इम्पोर्टेंट है। कितना बोलना है, कैसे बोलना है। बात कहने की नहीं होती, बात करने का क्या तरीका होता है, सलीका क्या है। एक आदमी बोलता है तो बोलते फूल झड़ते हैं, बोलते हैं। सुमित सर के अंदर कैसे बात गलती हो सकती, बात के अंदर कैसे बात की गलती है। बोलना सीखते कर, तभी लोग आपको सुनेंगे, लोग फॉलो करेंगे। कम्युनिटी की पावर उनसे पूछिए। यहाँ थे ना कुछ कम्युनिटी में अटेंड करती है, खड़े हो जाइए तो कम्युनिटी अटेंड करते सुबह प्लीज़। वाह, अच्छा लगा आपको देख के यहाँ पर, है ना? वहाँ तो पहचान में नहीं आती बहुत से, यहाँ अच्छा लग रहा है। आपसे एक लाइन में बोलिए क्या चीज़ सीखी है। हाँ जी, माइक दे। नमस्कार सर, आरती रेडीज लीडर से। हाँ बेटा बोलो। कम्युनिटी में हम लोग को एक कॉन्फिडेंस आया कि हम सुनने लगे। लोगों को सुनना पहली बहुत बड़ी बात होती है। जब आप लोगों को सुनोगे, उनकी विचार जानोगे, तो हम में जो कमी है ना वो हम लोग सुधार सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग सबको सुन के अपने आप में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। और पहली बात तो कितना बोलना है, क्या बोलना है, ये खास करके आपसे हम लोग सीख रहे हैं सर। और वहाँ मैंने बस बिच्छू की बात की थी कुछ। यस सर। कौन सा बिच्छू मारे? डर का बिच्छू सर। और जो लोगों से बात करने के लिए मैं झिझकती थी वो अभी मैंने कम किया है। मैं हर रोज़ किसी न किसी से बात कर रही हूँ और बिजनेस के लिए सबको मैं कुछ ना कुछ शेयर कर रही हूँ उनको। तो ये बहुत अच्छी बात हो गई मेरे लिए तो कि मैंने डर का बिच्छू वो मारा है मेरा। और कौन से बिच्छू हैं?
और बहुत गुस्सा करती थी, वो गुस्सा मैंने कम किया है। गुस्से का जो बिच्छू था वो थोड़ा कम किया है, बहुत सुनने लगी उन लोगों को और मतलब रिएक्ट करने के पहले सुनने का काम बहुत अच्छे से कर लेती हूँ। परिचय दीजिए थोड़ा। आरती रूपेश रेड्डीज, विराट से। एजुकेशन बीकॉम हो सर। थैंक यू वेरी मच भैया। थैंक यू। प्लीज शीतल ना यस सर, थैंक यू सो मच। आपने सुनिए के अंदर क्या कॉन्फिडेंस आया, इनकी बातों में देखिए क्या कॉन्फिडेंस है। जी सर, थैंक यू सो मच। नाम शीतल लिखे, पालघर से बिलोंग करती हूँ, बाय प्रोफेशन मर्चेंट हूँ। और जब से मैंने कम्युनिटी ज्वाइन की है, सच में हम जब देखते हैं बाहर, तो हम बाहर की दुनिया जो होती है वो सिर्फ हम अच्छाई हमारी बात करते बना रहे हैं ना, बुराई कभी बात नहीं करते। तो इस कम्युनिटी आने के बाद खुद की बुराई क्या है वो हमने खुद जाना है कि सच में हमारी बहुत बुराई है, बहुत बिच्छू हमने खुद मारे हुए हैं। जैसे मैडम ने बताया कि गुस्सा करना, मैं भी बहुत गुस्से वाली थी, तो बहुत कंट्रोल करना सीख गई हूँ और अभी बहुत कर रही हूँ। और दूसरी बात है कि मैं बहुत ज़िद्दी हूँ, अच्छे काम के लिए भी और बुरे काम के लिए भी। तो ये ज़िद्दी बना अच्छे काम के लिए मैं ऑफकोर्स यूज़ कर रही हूँ अभी। और थैंक यू सो मच, आपने बहुत ज़बरदस्त कमेटी की है सर। और सुबह उठ के हम सबसे ज़रूरी बात है यहाँ पे कि एक जन नहीं बात करता, सभी लोग बात करते हैं, सभी की राय यहाँ पे सर जानते हैं। और सभी लोग जो कैमरे ऑन करते हैं उनकी ज़रूर बात सर उनसे बुलवाते हैं कि आप बोलिए, आप बोलिए। तो सबको बोलने का वहाँ पे मौका मिलता है, ऐसे नहीं कि होस्ट को ही बोलने मिलता है, सब बात कर सकते हैं। और सबसे प्रायोरिटी सर तो लेडीज लोग को देते हैं, तो 100% सभी लेडीज लोग यहाँ पर आ सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। प्रेम है आपके लीडर से, मैं रेस्पेक्ट है उनकी, उन्होंने कर दिखाया है और हम चाहते हैं आप सब लोग भी करें। बस ऑनेस्ट होना और कुछ नहीं। कैसे करना है हम सिखाएंगे, हमें पता है। गीता जी आपके लिए हमेशा है, हमें क्या ज़रूरत पड़ती है आने के लिए, आपकी लीडरशिप बहुत मजबूत है। हम उनके प्यार के लिए आए और आप लोगों के लिए आए, या आपसे मिलेंगे, बातचीत करेंगे, कितना अच्छा लगता है। लगा आज आप सब लोगों को यहाँ देख के, आपसे बात कर रहा था, पहचान में नहीं रहा था, लेकिन आपको देख के बहुत अच्छा लगा। तो आपको 2-3-4 काम करने हैं। आज से जाके डायरी लिखनी है, घर के अंदर अगर बिजनेस में है प्रोडक्ट यूज करो, कैसे प्लान दिखाना है, कैसे हेल्थ प्लान करना है, उसको करो। ट्रेनिंग अटेंड क्यों करो, ट्रेनिंग अटेंड क्योंकि आप अटेंड करेंगे तो आपका टीम अटेंड करेगा, ग्रुप आपका। बाकी सब चीज़ें धीरे धीरे सब सीख हो गया, बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। किसी का कोई सवाल है, तो किसी का कोई सवाल हो, कुछ पूछना चाहते हो, बाद में बोलो अरे पंकज जी से एक सवाल पूछ लेते हैं। मैं लीडरशिप के लिए अलग से ट्रेनिंग देने वाला हूँ। मैं जो लीडर यहाँ बैठे, जो कुछ कैसे प्लेटिनम जाना है, आपको इसी साल प्लेटिनम जाना है प्लेटिनम, तो हम अलग से ट्रेनिंग करेंगे इसकी जूम पे, और वहाँ पर आप सबसे बात करेंगे, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि आपके अंदर क्या चाहिए। और कम्युनिटी में आप सब लोग आमंत्रित हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं, अपने विचार रखिए। जब आपके दिमाग में विचार आता है, वो विचार मैं 10 जगह से पूछता हूँ, तो आपको पता चलता है कि हाँ क्या बात चल रही है, क्या नहीं है। किसी का सवाल? क्या टाइम हो गया ना? हाँ, टाइम हो गया हमारा। मैं आपके अंदर बैठे परमात्मा को नमन करता हूँ। आप बहुत अच्छे इंसान हैं, और अच्छा बनना है, और अच्छा बनना है, और अच्छा बनना है। मैं केशव जी आपका वेट कर रहा हूँ कि आप आएँ। सुबह मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ, समझे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप आएँ, क्योंकि आप बहुत अच्छा बात करते हैं। माधव बेटा आप आओ, इसलिए आओ कि दुनिया आपका वेट कर रही है सुनने के लिए। आपका जन्म आपके लिए नहीं हुआ है, मेरा जन्म मेरे लिए नहीं हुआ। मैं बॉलीवुड में जाके वो कर सकता था, और मुझे बॉलीवुड से ज़्यादा यहाँ मज़ा आता है आप लोगों से बात करते हैं। दुनिया के काम आना है, लोगों की मदद करनी है ना। ये मेहंदी वाला काम है, मेहंदी अगर बांटेंगे तो आपके हाथ तो लाल हो ही जाएंगे ना, वो वाला काम नहीं। तो बच्चों को लाओ, कैसे इनवाइट करना है, लोगों को लाओ, हम आपके साथ हैं। थैंक यू वेरी मच। आपने सुना, कोई गलती हुई है तो माफ़ कीजिएगा। हम आपको बहुत प्यार करते हैं, और अब चाहते हैं कि आप इस साल प्लेटिनम जाएं, 2 साल में एमरल्ड जाएं, 3 साल में डायमंड जाएं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू।